हेलो आप सबके को और आपका स्वागत है हमारा एक और एपिसोड में परिवर्तन की कहानियों के श्रृंखला में एक्सेस कॉन्शियसनेस में हम इस महीने ये सब इंटरव्यूज डाल रहे हैं आपको आमंत्रित करने के लिए और ऐसी कहानियों डालने में जो लोग जैसे वो अपनी मानसिक समस्याओं के बाहर एक्सेस टू कॉन्शियसनेस के टूल्स के द्वारा निकले। और मैं इसको समस्या भी नहीं बुलाऊंगी, क्या हो वो अगर एक बहुत ही गहरी जागरूकता थी और आपकी योग्यता थी। तो आज मेरे साथ मेरी मेरी प्रिय मित्र एबी पावर हैं। वो कैरोप्रैक्टर हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की हैं वो, और बड़ी शानदार हैं, और जैसे ये आप थोड़ी देर में देखेंगे और वो हमारे साथ बांटेंगे हम अपना वो सफ़र, और कैसे एक्सेस कॉन्शियसनेस ने उनकी ज़िंदगी में योगदान दिया ताकि उनकी ज़िंदगी सुगम हो गई और वो ठोसपना हटाने में और मानसिक समस्याओं के पार निकलने में बजाय उसके असर में ही रहने के। तो एबी, क्या आप हाय बोलना चाहेंगे? हाय। मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे सारा। और मैं भी बहुत खुश हूँ, मैंने तुम्हारे से इतना ग्रहण किया है और तुम्हारी शानदार व्यवहार से, और मैं तुमको बहुत सारा प्यार दे भेजती हूँ। क्या आप बात करेंगे? आपका बचपन कैसा था? हाँ ठीक है। मेरे को पता नहीं कि मेरे बचपन में मैं खुद मैं ही थी, स्वयं अपने ही रूप में थी। आ, पर पर मैं जैसे लोग ये आगे देखेंगे सुनेंगे, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि मैं पहले दिन से ही मैं अपनी फैमिली में कभी फिट नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा ही नहीं। तो जो भी मेरी, और मैं बहुत ही गहरे रूप से जागरूक थी। मैं बच्चे बचपन में बहुत जागरूक थी, एक्समैन थी, और एंटिटीज़ की बहुत जागरूकता थी, और एम्पैथ थी मैं, और एक तरीके से एल्गोरिदम इंटरप्ट भी थी बहुत ही गहरे रूप में। इसको ऐसे कहूँगी कि मुझे इस इन चीज़ों के लिए सराहा नहीं गया अपने परिवार में। तो काफ़ी ही छोटी उम्र से मुझे बहुत पीटा गया, मुझे बहुत मार पड़ी सच में। और और मेरे मेरे माता-पिता के लिए शायद उन्होंने मुझे जन्म इसलिए दिया ताकि मैं उनकी शादी बचा पाऊँ, पर शादी उनकी बची नहीं, और फिर उनका तलाक हो गया। तो फिर मैं जिस घर में अपनी माँ और और मेरे सौतेले पिता के साथ रह रही थी, तो हालात बुरे से और भी बदतर हो गए। शराबीपन था वहाँ पे, बहुत अमान्यताएँ थी, मुझे बहुत अमान्यता झेलनी पड़ी, मुझे बहुत ही अ, बुरी चीज़ें सहनी पड़ी अपने परिवार द्वारा। तो फिर 14 साल की उम्र तक जब मैं आ गई तो मैंने घर छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने शायद अपनी परवरिश मैंने खुद ही की। तो मैं बेघर नहीं थी, पर उसकी बाद में बात करेंगे। और मेरे को कपड़े दिए गए, मुझे खाना मिलता था, मुझे पानी मिलता था, तो मैं सरवाइव करें। तो एक चीज़ है, मैं लोगों को यहाँ पे इस तरह रोशनी डालूंगी ताकि लोग ये जागरूकता से देखें, जैसे उनकी कहानी उनको परिभाषित नहीं कर रही है, कैसे वो हास्यजनक रूप में अपनी कहानियों के बारे में बात कर रही हैं। देखो मैं बेघर थी पर मैं बेघर नहीं थी, तो कितने हास्य से, कितने हल्केपन से वो ये बात कर रही हैं, और इसको ये महत्वपूर्ण नहीं बना रही हैं, और ये सब टूल्स के एक्सेस टूल्स की वजह से है। तो क्या हो कि जो लोग सुन रहे हैं, हर जगह जहाँ पे आप अपनी कहानी खुद बन गए हैं, तो क्या आप उसमें उसमें थोड़ी उंगली लगाएंगे, वहां पे थोड़ा सा उसको थोड़ा इधर थोड़ा उसमें जगह बनाएंगे, ये दे ताकि ये ग्रहण करें कि देखिए हमको जो बनाया गया है, जो हमारे साथ हुआ है, वो हमें परिभाषित नहीं करता है। और हम हालांकि वो ऐसे सब जीते हैं, उनको जो रोल दिया गया है वो उसे अदा करते हैं, जो उन्हें किरदार दिया गया है। पर देखिए ये टूल्स ये जैसे यूज कर रही हैं, ये उन अपने किरदारों से बाहर निकली हैं। तो बताइए, आगे बोलिए फिर क्या हुआ? तो जैसे मैंने कहा, मैंने अपनी परवरिश खुद की, मैंने कॉलेज गई, फिर कॉलेज के बाद मैं कभी घर नहीं गई वापस। एक चीज़ थी जो मैं कहना चाहूँगी कि जैसा जैसे मैं बड़ी हुई, कम उम्र से ही मैं जानती थी
उस भारीपन को मैं पहचानती थी। और मैं उसे अपने साथ संगठित करके अपने कंधों पे हर जगह लेके जाती थी उस भारीपन को। और टूल्स ने बाद में मुझे उसको विस्तृत करने में मुझे बहुत मदद की और मेरे को बेचारेपन से मैं बाहर निकल पाई। पर काफ़ी हद तक मैं अपनी ज़िंदगी में उसी के साथ ही मैं घूम रही थी। मैंने जब नवयुवा थी मैं, उस समय तो मैंने नहीं देखा। पर एक चीज़ मैं सच में जो मुझे अभी भी उस समय भी जानती थी, वो सच में था कि जैसे आनंद की कमी थी। और मुझे नहीं पता था कि वो आनंद की कमी एक्चुअली डिप्रेशन है, मायूसी है। और अब मेरी मेरी ज़िंदगी थी उस समय में, मैं कॉलेज में थी, मेरे अच्छे साल गुज़रे दोस्तों के साथ। पर पर एक चीज़ थी, उस सब के नीचे एक तह पे एक चीज़ थी जो मेरे साथ हमेशा थी, वो भारीपन। और जो मेरे साथ हमेशा जब मैं डेट कर रही थी, जब मैंने रिश्ते बनाए, तो और जैसे जिस तरह के मैं आदमी चुन रही थी, मुझे मालूम नहीं कि कि क्या मैं काफ़ी आगे जा रही हूँ इसके। तो एक चीज़ है जो एक्सेस ने मुझे उपहार में मिली है, उस जागरूकता की तरफ जो मेरे पास हमेशा से थी शायद हर समय। तो तुम जो मैं जो आपके चुनाव आपकी जागरूकता बनाता है, तो मैंने जो अपनी परिवार चुना था उससे मुझे जागरूकता मिली। तो शायद मुझे वो जागरूकता मिली 14 साल की उम्र में कि अब मुझे घर के बाहर जाना है। शायद मैं 40 साल की उम्र तक मुझे वो जागरूकता नहीं मिलती अगर। तो फिर मैंने रिश्ते भी ऐसे चुने जहाँ पे बहुत ट्रॉमा था, जहाँ पे बहुत ड्रामा था। तो क्या तुम्हें उस समय पता था कि तुम डिप्रेशन में हो? पर हाँ, जैसे एक मछली एक गंदे पानी में तैर रही है, तो मुझे उस समय जो उसे पता नहीं होता है मछली को कि वो गंदे पानी में है। तो मछली को लगता है कि पानी हर जगह गंदा होता है। तो मुझे भी नहीं पता था कि कुछ अलग है, अलग चीज़ है ये। मुझे लगा कि ऐसे ही सब जीते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि वो डिप्रेशन था। और मुझे लगता था कि बस वही लो मायूसी, वही वाइब्रेशन, वही जीने का तरीका होता है। मुझे कोई और विभिन्न अ, वातावरण की मुझे एहसास ही नहीं था। पर लोग कहते थे कि हाँ, मैं उत्सुक थी, मैं बहुत ही खिलबिली थी। पर पर मैं मैं उस समय मेरे में बहुत डिप्रेशन भी था। तो क्या आप तैयार हैं लोगों को अ, बताएंगे अपने वो क्यूट नाम जो आपको मिला था? क्योंकि उसमें और हाँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं बहुत ही हाईली फंक्शनल सुसाइडल पर्सन हूँ। अ, और ये कितनी मज़ेदार चीज़ है। मज़े से इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी फिर भी की रचना फिर भी कर सकते हैं उस डिप्रेशन में, और फिर भी बहुत गहरे रूप से जागरूक हो सकते हैं। और कितने साल आपने व्यतीत किए उस डिप्रेशन के साथ, फिर भी अपनी ज़िंदगी की रचना करने के लिए। तो क्या आप मुझे वहाँ पे ले जाएंगे? क्या आप वो जहाँ पे आत्महत्या के जो आपके पास विचार आ रहे थे, क्या आप उसके बारे में कुछ बोलेंगी? हाँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक एक गहरे लेवल पे एक मायूसी थी, अ, जो मुझे लगता था कि वो मेरी ही है। और वो और मुझे पता ही नहीं था कि वो डिप्रेशन था। पर चीज़ें काफ़ी इंटेंस और काफ़ी तीव्र हो गईं जब मैं अपने 30 साल के उम्र में थी। तो मुझे जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ से मुझे निकाल दिया गया, और मैं एक बहुत ही अब्यूज़िव अमान्य रिश्ते में थी, और उसमें इतनी गैसलाइटिंग थी, और उसको ठोस नहीं बनाना चाहती मैं। पर एक अब्यूसिव रिलेशनशिप का एक चिन्ह होता है कि जो गैसलाइटिंग होती है, जहाँ पे जो रिश्ते में जो आपको अमान्य कर रहा होता है, वो आपको अपने परिवार से, अपने अपने मित्रों से, सबसे आपको अलग कर देता है। वो एक काफ़ी चिन्ह होता है एक गैसलाइटिंग और अब्यूसिव अमान्य रिश्ते का। तो मैं बेघर नहीं थी। तो मेरे छत पे हमेशा मेरे सर पे हमेशा छत थी,
पर तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बेघर थी, पर वो काफ़ी मायूस जनक समय था। और मैं ऐसी मुकाम पे थी जहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था और मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी, मैं बहुत दर्द में थी। तो मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। क्या आप उसके बारे में बात करेंगे प्लीज़? ठीक है। तो क्या आप मुझसे उसके बारे में एक और सवाल पूछेंगे प्लीज़? हमारे ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपने बोला था कि मैं कुछ भी बारे में बात कर सकती हूँ जो आप सुनना चाहती हैं। तो आपने जब बोला था कि जब आप आत्महत्या का विचार कर रही थी तो आप किस हद तक आप पहुंची थी? हाँ, मैंने ये प्लान किया था कि मैं ओवरडोज करूंगी और मेरे पास गोलियां थी और मैं 1 हफ्ता दूर थी ऐसा करने से। और मैं एक विचित्र रूप से मैं बहुत शांत थी और शायद ये इस उस लिए वो शांति थी जब आप एक निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेना अलग होता है चुनाव करने से। और पर मैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, अब ये सब अंत में आ रहा है। तो तो और मेरे को उससे बहुत शांति मिल रही थी कि अब ये सब पीड़ा अंत में आ रही है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ कि मैं एक मित्र से बात कर रही थी अपनी और वो कंट्री में दूसरी जगह पे रहती थी, मैं उससे बात कर रही थी और किसी भी कारण पता नहीं उसने कैसे इसका ये बातचीत उठी और आज तक मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उससे बात कर रही थी कि मैं बहुत पीड़ा से गुजर रही हूँ और मैंने उसको बोला कि मैं विचार कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का 1 हफ्ते में। तो उसने क्या बोला? सबसे पहले वो एक विशालता थी, वो एक स्पेस थी। तो उसकी ज़िंदगी में कहीं पे भी ऐसा नहीं एक मूल्यांकन नहीं था जो मैं कह रही थी। ऐसा नहीं सोच रही थी कि वो ऐसा नहीं सोच रही थी कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मैं बुरी हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। उसने मुझे उसके बाहर नहीं निकालने की कोशिश की और मुझे ये भी नहीं बोला कि देखो ऐसा मत करो। वो बस मेरे साथ उपस्थित थी और वो एक विशालता में थी। तो उस विशालता द्वारा मेरे मेरे ज़िंदगी में विशालता खुलने लगी, एक स्पेस खुलने लगा। एक ऐसे तरीके से कि बहुत ही कड़ी ठंड के बाद अ, थोड़ी हवा आने लगी, गर्म हवा आने लगी और ऐसा लगने लगा कि शायद मैं कुछ और भी देख सकते हैं। तो आपने उन्हें फ़ोन करके आपने उसे बताया, अपना अपना दिल का राज़ खोला। तो तो ये ऐसी चीज़ है जिसमें लोग सोचते हैं कि उन्हें ये छुपाना पड़ता है क्योंकि वो इसे बाँटना नहीं चाहते किसी के साथ, क्योंकि वो ये ऐसा सुगमता से करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग उन्हें कठोर चीज़ें बोलेंगे, पर जैसा आपकी सहेली ने आपके साथ नहीं किया। क्या आप बताएँगे क्या आप उसके बारे में बात करेंगे कि जहाँ पे लोगों को ये छुपाना नहीं चाहिए, छुपाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो आत्महत्या के बारे में विचार कर रहे हैं? थैंक यू आपने ये सवाल पूछा क्योंकि इस सच्चाई में इतने नज़रिए हैं आत्महत्या के बारे में, क्योंकि वो आपको शेम करते हैं, आपको मतलब हमारे हमारे धर्म में तो ये एक्चुअली एक अधर्म माना जाता है और कि आपको मुक्ति नहीं मिलती है और लोगों को मेरे आजू-बाजू जो वो लोग ऐसे इसको दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरी साइड इसकी हँसी बनाते हैं। तो जैसे जो जो सेक्सुअल अब्यूज़ के जो सर्वाइवर होते हैं, वो बोलते हैं क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं करते पुलिस को क्योंकि उनका कोई विश्वास नहीं करता या फिर कोई उनकी हँसी बनाता है या फिर कोई उनकी खिल्ली बनाता है या फिर कोई उसको अमान्य करता है और बोलते हैं ऐसे बोलते हैं कि देखो इतना बुरा नहीं है, तुम्हारा इतना दर्द गहरा नहीं है
और मैं ये कहूँगी कि जब कोई ऐसा कहता है तो वो इतनी ये ऐसी बातें सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि इन मूल्यांकन से जो इंसान ऑलरेडी उस मायूस स्तर पे है, तो उसको इसमें सहायता नहीं मिलती। पर एक इसमें ये तरीका है कि आप उसमें एक स्पेस हो सकते हैं कि जैसे जो इंसान जिसका ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है, तो अगर कोई इसके बारे में बात कर रहा है आपसे, तो आप वो विशालता हो सकते हैं जिसमें आपको कोई मूल्यांकन नहीं करना है। लोगों को उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, और उसको अमान्य करने की ज़रूरत नहीं है, उसको नकारने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। बस उस इंसान के साथ लोगों को उपस्थित होना चाहिए। हाँ, जैसा आपने मुझे बताया था कि जैसे आपकी वो जो सहेली थी, वो जो स्पेस थी, वो उस स्पेस में आपको अपना चुनाव मिला, जिसमें आपको ज़िंदगी की जीने की संभावना मिली, उस स्पेस द्वारा, उस विशालता द्वारा। और तो क्या आप इसके बारे में बात करेंगे? हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा उपहार था। मेरी दुनिया इतनी छोटी हो गई थी। अ, एक ऐसे मुकाम पे आ गई थी, एक ऐसे चरम बिंदु पे आ गई थी जहाँ पे बस एक ही मेरे पास उपचार था, आत्महत्या का। और एक ही चीज़ जो मुझे रोक रही थी कि वो डर था कि मैं अकेली नहीं मरना चाहती थी। और वही चीज़ मुझे रोक रही थी ऐसा करने से, इसमें अमल करने से। तो मैंने उसको बोला कि उससे पूछा, तो उसने बोला, हाँ, मैं आ जाऊँगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तो और वो इतनी साहसी थी ऐसा, और कितनी निर्मल स्नेहमय चीज़ उसने कही कि वो मेरे लिए मेरे पास आएगी, और वो मेरे को रोकने के लिए नहीं आ रही थी। वो मुझे इसमें से मेरे को पीछे नहीं हटाने के लिए आ रही थी। और उसने बस वो उस अनुमत्ता में थी कि अगर तुम ये चुनना चाह रही हो, तो ये चीज़ मैं तुम्हारे लिए करूँगी, और मैं तुम्हारी इसमें सहायता करूँगी। तो उस पल में मुझे वो स्वतंत्रता मिली, मुझे वो मुक्ति मिली, ताकि मैं कुछ और चुनाव कर सकूं। उसकी तत्परता मुझे सशक्त करने में, अपना चुनाव पे अमल करने में, एकदम से एक झटके में, जहाँ पे जहाँ पे मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं चुनाव में आ गई, मैं चुनने की हस्ती में आ गई। और मैं ऐसे एकदम से एक झटके में उससे मेरे को वो विकल्प मिलने लगे, और वो शुरुआत होती है चुनाव की। और फिर उस समय मैंने देखना शुरू किया कि मैं शायद कुछ और अलग चुन सकती हूँ। और उस समय जब आप चुनने में जाते हो कुछ अलग संभावना को, फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी की रचना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर आप एक और चुनाव करते हो, फिर कुछ और रचता है, फिर कोई और चुनाव करते हो। फिर क्योंकि फिर मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है, शायद अगर मैं नहीं मरूँगी तो शायद मुझे एक नौकरी लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर मैं उसके बाद मैं कहाँ पे रहूँगी। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने चुनाव किए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अब मैं चुनाव करती गई और मेरी ज़िंदगी उसके बाद रचती गई। तो आपने अपनी बार्स आपने कब रन करवाई? हाँ, मैं इसका श्रेय एक्सेस को देना चाहूँगी, पर मैंने उसके बाद काफ़ी समय तक मैंने मैंने बार सेशन रिसीव किया वो 2015 में था। तो मैंने उसके बाद क्या किया, वो चुनाव मैंने मेरे को नौकरी मिली, मेरे को घर मिला, मेरे को आदमी मिला जिसके साथ मैं रिश्ते में बच्चा किया, फिर मैंने कार खरीदी, तो मेरी जिंदगी की रचना हो गई। तो फिर भी उस समय वो मछली थी, पर फिर वो गंदे पानी में जो तैर रही थी, वैसा था मेरे साथ। तो मेरे पास आनंद उस समय भी नहीं था, मुझे उस समय भी नहीं मालूम था कि आनंद होता क्या है। और और उतार चढ़ाव थे मेरे साथ, पर 0 से 10 की मात्रा में 10 जैसे एक वैभवीय जिंदगी जीना है। मेरी जिंदगी
3 या 4 के स्तर पे थी। और मैंने तब तक मैं ऐसे इस तरीके से मैं जीती रही जब तक मैंने अपनी पहली बार्स नहीं ली। आ, और और फिर मैं फिजिशियन के पास गई, तो मैंने उसको बोला कि देखो मैं खुश नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में आनंद नहीं है, तो मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दो, मुझे दवाइयाँ दे दो, मुझे ड्रग्स दे दो। तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन मिला मुझे एंटी ड्रग्स के लिए, एंटी एग्जाइटी के लिए। और मैं उसे फ्राइडे को मिली, और फिर मैंने अपनी बार्स चलवाई मंगल को, और उसके बाद मैं दवाइयों पे कभी वापस ही नहीं गई। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है। और मैं आपको ये सच में ये कहूँगी, जिस समय जब मैं अपनी बार्स रन करवा रही थी, तो तब मैं उस पूरे समय मैं ये सच सोच रही थी कि अरे ये तो $80 का सच में नुकसान है, ये इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा मुझे। तो हर कोई इंसान जिसको कुछ महसूस नहीं होता है, जिसको कुछ पता नहीं चल रहा होता कि भाई ये चल क्या रहा है, तो मैं ये समझ पाती हूँ। और मैं ये उस समय सच में ये सोच रही थी कि मैं इस औरत के पास कभी वापस नहीं आने वाली, हे भगवान ये कब तक चलेगा। पर उसके उस सेशन के बाद चीज़ें खुलनी शुरू हुई, अब चीज़ें और खुलती गई, और मैं उस मुकाम पे वापस कभी नहीं गई ज़िंदगी में। थैंक यू तुम ये हास्यजनक कहानी के लिए। ये हाँ, जब डेन ने मेरी बार्स रन करी और वो सैंटा बारबरा में आए थे, और उन्होंने कहा देखो ये मैंने नई चीज़ सीखी है, और मैंने उनसे बार्स रिसीव की, तो मैं सो गई थी। पर मेरे साथ भी कुछ थोड़ा ऐसा ही था, मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ जितनी जल्दी हम कर सकते हैं। जब पिछले साल जब आपने मुझे फ़ोन कॉल किया, मेरी प्रिय मित्र अभी, इसके साथ मैं बहुत क्रिएट करती हूँ, और और बहुत ही अमेजिंग हम क्रिएट करते हैं। और जब आपने मुझे वो फ़ोन किया कि तुम्हें मुझे हेल्प करनी चाहिए, और इन्होंने मुझे बोला कि सारा मैं 10 साल से एक्सेस कर रही हूँ, और मैं सच में सोच रही थी कि मैं अपने सारे जो डिप्रेशन के जो थॉट्स विचार थे उन सबको क्लियर आउट करने के लिए करे थे, पर वो वापस आ गए, और मुझे पता नहीं कि क्या चल रहा है, पर अभी सब कुछ इतना गहरा लग रहा है, और फिर से मैं आत्महत्या करने के बारे में सोच रही हूँ। तो सबसे पहले सुंदर मित्र, कि क्या हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि एक्सेस कॉन्शियसनेस आप करते हैं ज़्यादा जागरूक होने के लिए, ना कि कम जागरूक होने के लिए। और मेरी सबसे फेवरेट जो कहानी है, और मैंने उसको बोला कि डियर एबी, क्या आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आज नेशनल सुसाइड डे है? फिर वो हंसी, मैं हंसी, हम लोग बहुत हंसे, बहुत हंसे, बहुत हंसे। क्या आप बताएंगे कि उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तो हाँ, तो तुमने तुमने ये कॉन्वर्सेशन शुरू किया कि मैं जैसे अपने आप को बुलाती हूँ हाईली फंक्शनल सुसाइडल पर्सन, जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी थी कि मैं ज़िंदगी में बहुत रचना कर रही थी, और मैंने दवाइयाँ भी छोड़ दी थी, और बाय द वे सबसे हर 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 रोज़ मेरे दिमाग में आत्महत्या के विचार आते हैं। और वो ऐसा लगता था कि उस समय मुझे लगता था कि वो मेरे हैं, पर मुझे लगता था कि एडिक्ट हूँ, शराबी हूँ, इसलिए मेरे को लग रहा था कि आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। पर ये भी सीखना कि मैं ये स्वीकारती थी कि अच्छा ठीक है, आज मुझे सच में अपनी अपनी जान लेने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आज क्या मैं अपनी जान लेने वाली हूँ? नहीं, नहीं, ठीक है, आज आज हम काम पे जाएँगे, ऑफ़िस जाएँगे। पर पर फिर भी मैं हाईली फंक्शनल थी। इसका मतलब ये क्या है कि मैं ये सब विचारों के बारे में बहुत जागरूक थी कि मेरी ज़िंदगी में कैसा-कैसा चल रहा है, पर फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी की न रचना कर रही थी, और ये मैं 10 साल से कर रही थी। जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि मेरी जान बचाओ, मुझे हेल्प करो, तो मैं इतनी लो फ़ील कर रही थी, और मैं सच में फिर मुझे लगा हे भगवान! फिर से मैं अपनी जान लेने के लिए मैं अमल कर रही हूँ उस चुनाव को। और उस समय मुझे ऐसा लगा, और मतलब आत्महत्या के विचार, खुदकुशी के विचार मुझे इतने परेशान नहीं करते थे, क्योंकि वो आते जाते रहते थे। ठीक है, आज नहीं कर रहे, आज नहीं कर रहे, पर उस दिन इतना गहरा वो विचार था, और इतना भारी था,
और मैं इतनी निश्चित थी कि ये मेरा ही है। और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं इस जगह पे फिर से वापस कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई समस्या नहीं है। अब सब कुछ ठीक है। और मैं बिल्कुल डूबी हुई थी उन सब विचारों में। और फिर मैं गुस्सा हो गई, मैं थी कि क्या ये एक्सेस में क्यों क्या बकवास चल रही है, कि फिर भी ये सब 10 साल करने के बाद वापस मैं उसी जगह पे आ गई जहाँ पे कुछ बदला नहीं। थैंक यू आप तुम्हारी जागरूकता के लिए। और फिर ये ऐसा हुआ कि और उस दिन मुझे पता ही नहीं था कि उस दिन नेशनल सुसाइड डे था। मेरी सच्चाई में ये असलियत थी ही नहीं कि नेशनल सुसाइड डे एक चीज भी होती है। मुझे पता ही नहीं था। और फिर तुम बात कर रही हो और तुमने बोला फिर तो क्या तुम ज्यादा अवेयर हो या कम अवेयर हो? ऐसा हो सकता है कि शायद तुम जागरूक हो कि दुनिया भर में लोगों के दिमागों से क्या क्या विचार गुजर रहे हैं। हाँ, ये सच में तुम जागरूक हो, पर ये तुम्हारे नहीं है। और मैं इस बात को मैं ये एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि 98% हमारे थॉट फीलिंग्स इमोशन हमारे नहीं हैं, और ये टूल है हमारा एक्सेस कॉन्शियसनेस में। और और एबी एक दिन सुबह ऐसे उठ सकती हैं उस जागरूकता द्वारा कि आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, पर वो बस उतनी गहरे रूप से जागरूक हैं। उस 98% जो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आ रहे हैं वो उनके नहीं हैं। और फिर जब वो ये यूज करती हैं ये टूल, हु डज इट बिलोंग टू, ये किसका है, तो फिर वो पहचान पाती हैं कि अरे ये इसके बारे में मैं मेरी जागरूकता है, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या रिसीव कर सकती हूँ? और मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें कभी बोला है इस बारे में अभी, कि जागरूकता जो उस जागरूकता की जो जो ग्रहण करता है अपनी खुदकुशी के विचारों की, क्योंकि वो एक उपहार बन जाते हो आप और सब लोगों के लिए, जब कि आपकी में इसमें क्षमता है कि आप उस उन विचारों को आप ग्रहण कर सकती हो, मूल्यांकित नहीं करती हो। और सोचो कि वो कितना बड़ा उपहार हो जाता है चारों जगह, हमारे चारों तरफ लोगों के लिए। और फिर आप उन सब विचारों को अपने अपने थ्रू फिल्टर कर रही हो, तो कितना आप दुनिया को बदल रही हो ऐसा करने से। तो बताइए मुझे, जिंदगी अब कैसी है, और कितनी बार आप अपनी बार चलवाते हो, और बताइए आप आजकल क्या टूल्स यूज कर रही हैं? हम्म, जिंदगी बहुत अच्छी है, ये हर रोज और भी अच्छी हो रही है। मैं अपनी बार्स चलवाती हूँ जब भी मुझे मन करता है। जब शुरुआत में मैं खूब चलवाती थी, और फिर मुझे लगता था कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे क्लियर करनी हैं उस समय, तो मैं खूब चलवाती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्लियर करवाने के लिए। और क्योंकि बहुत सालों का जैसे बैकलॉग था, तो उस समय मैं काफ़ी सालों तक मैंने हफ्ते में 2 बार करवाती थी। और फिर जैसे-जैसे मैंने अपनी और क्लासेस कर कर अटेंड करनी शुरू करी और मैं टूल्स यूज़ करती थी, तो फिर मैंने एसओपी की, ईएसबी रिसीव करना शुरू किया। फिर बार्स में अब चलवाती हूँ जब मेरा मन करता है, जो अक्सर महीने में 1-2 बार होता है जब ज़रूरत होती है। और टूल्स मैं बहुत यूज़ करती हूँ, निरंतर यूज़ करती हूँ। तो जैसे आप मैनुअल गाड़ी चलाने की सीख रहे होते हैं, तो आपको शुरू में देखना पड़ता है कि अच्छा क्या क्या टूल यूज करना है, हु डज इट बिलोंग टू, वही बहुत यूजफुल होता है। तो पर आप मैनुअल जब ड्राइव कर रहे थे तो आपको क्लच में पैर रखना है, ब्रेक, फिर ये गियर शिफ्ट करो, ये करो। और फिर उसके बाद वो आपका जीने का तरीका बन जाता है। तो फिर डेन जैसे बोलते हैं कि एक चीज होती है कि इन टूल्स को करना, टूल्स के बारे में सोचना, और फिर वो टूल्स बन जाना। तो ये मेरी जिंदगी का अब बहुत ही गहरा हिस्सा बन गए हैं। तो मैं टूल्स जैसे मेरी जिंदगी में स्वरूप ले लिया है उन्होंने।
और मैं और एक और चीज़ कि तुम्हारे साथ क्रिएट करने से और ये गिफ्ट और ये ऑनर, ये सम्मान जो मुझे मिला, और तुम तो जीती जागती टूल हो। और एंड हर बार जब तुम्हारे से संवाद होता है और तुम्हारे से बातचीत होती है, कुछ ना कुछ जागरूकता आती है, और मैं फिर मैं टूल्स का यूज़ करती हूँ, और फिर मैं तुम्हारी एनर्जी को के साथ भी मैं टैप करती हूँ, और तुम्हारी बीइंग यू क्लासेस, उन्होंने मुझे मेरी बहुत मदद की है। और वो सच में वो एक चीज़ है कि जिन्होंने सच में वो गंदा जो मछली थी जो मैं गंदे पानी में तैर रही थी, वो पानी का जो गंध है वो निकलना शुरू हो गया, और फिर जैसे मछली को पता लगना शुरू हो गया कि साफ पानी में तैरना कैसा होता है। एक्सेस कॉन्शियसनेस में इतनी संभावनाएं हैं, इतने सारे टूल्स हैं जिनमें से, और प्रोसेसेस और क्वेश्चंस और सवाल पूछने से, और उसकी जो सुगमता है, और मैं और और फिर फिर मैं हर टूल को मैं इतनी गहराई से रिसीव करती हूँ, और फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ, और फिर और पर वो इतने टूल्स इतने आसान हैं, और फिर मुझे लगता है कि हम सब खुश हो सकते हैं और एक मज़ेदार ज़िंदगी जी सकते हैं। और मैं आपसे पूछती हूँ और सबसे पूछती हूँ कि क्या हो कि अगर आप हर सुबह आप उठें खूब वाइल्ड एंथुसियाज़्म के साथ, और और मैं भी तुम्हारी ऊर्जा में टैप करती हूँ, और मुझे तुमसे ग्रहण करती हूँ। तो और इसीलिए ये सीरीज़ है कि तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। और आप लोग कोई सी भी जिनको लगता है कि आप अकेले हैं, देखिए आप अकेले नहीं हैं। आप कहीं से भी दुनिया में कहीं पे भी, आप जहाँ पे भी हैं, आप एक्सेस बार्स का आप सेशन रिसीव कर सकते हैं। इतने सारे क्लासेस चलती हैं, और फिर सच में आप जो आप हैं, आप उसको ग्रहण करना शुरू कर सकते हैं। और थैंक यू एबी, मेरे साथ यहाँ पे होने के लिए। आई लव यू सो मच। और जाने से पहले, हम क्या आमंत्रण हो सकते हैं लोगों के लिए जो छिपाना चाहते हैं अपनी समस्या को, जो उन्होंने सोचा उनके बारे में वो समस्या है, और उसके लिए अगर हम वो विशालता हो सकते हैं जो सब ऐसी सब चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, और हम क्या बदल सकते हैं इस प्लैनेट में मेंटल हेल्थ के बारे में। थैंक यू। और भी स्केड्यूल्स आ रहे हैं, और हम आपको अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।